बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द नेक्स्ट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज सलम। इससे पहले हम लोगों ने इजारा के ऊपर बात की थी, इजारे से रेलिवेंट केस स्टडी भी की, बाकी तमाम काम भी किए। उम्मीद है आप तमाम लोग मेरे साथ ही हैं और आप लोगों को पिछले तमाम लेक्चर समझ भी आ रहे होंगे। लेक्चरर आपका वही डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर or the topic of today's lecture, let's first of all see what we did in the last recent lecture. हम लोगों ने समरी ऑफ गाइडलाइंस फॉर इस्लामिक बैंकर्स ऑन इजारा के ऊपर बात की थी पिछली क्लास में, चूँकि इजारा को हम लोग कंक्लूड करने जा रहे थे। फिर हम लोगों ने रिस्क मिटिगेशन इन केस ऑफ इजारा, मल्टीपल रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, फिर उनको कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द वेरी मच डिटेल, इनकी क्लासिफिकेशन करके कि नेचर ऑफ रिस्क क्या है और फिर उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। फिर हमने एक एग्जांपल लेकर ऑटो इजारा की, उसको कंपेयर किया था कन्वेंशनल लीजिंग प्रोडक्ट्स के साथ और उसको इस्लामिक लीजिंग के साथ कंपेयर किया था। अब जब इजारा अच्छे तरीके से समझ आ गया था, फिर हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल सी केस स्टडी बनाई जिसके अंदर 4 डिफरेंट इश्यूज रेज किए, जिसमें कोशिश की कि तमाम चीज़ें कवर हो जाएं जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस की, और फिर उनको साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस करके उनके सोल्यूशंस भी दिए। देन वी टॉक्ड अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इजारा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इजारा का किस तरीके से किया जा सकता है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया और एक ओवरऑल समरी के ऊपर बात की थी। आज हम लोग चूंकि सलम के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि व्हाट वुड बी आवर प्लान ऑफ टुडे। सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल जैसे कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हम लोग उसके इंट्रोडक्शन से बात शुरू करते हैं। फिर उसके बाद बय सलम या सलफ के ऊपर बात करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ सलम एंड द इकोनॉमिक रोल ऑफ बय सलम के ऊपर बात करेंगे, फीचर्स ऑफ अ वैलिड सलम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे, सिक्योरिटी प्लेज एंड लायबिलिटी टू द सिक्योरिटीज श्योरिटीज इसके ऊपर बात करेंगे, डिस्पोजिंग ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन सलम इसके ऊपर बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट सलम पोस्ट एग्जीक्यूशन सिनेरियोज, सलम बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन, सलम सर्टिफिकेट्स एंड सुकूक, फिर समरी ऑफ सलम रूल्स के ऊपर बात करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट सलम एज अ फाइनेंसिंग टेक्निक बाय बैंक्स, और फिर थोड़ा सा इस्तिस्ना के ऊपर भी बात शुरू करेंगे। तो वैसे तो ये एक ओवरऑल चैप्टर की लिस्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज इसमें से कितना हम लोग कवर कर सकते हैं। तो यू गाइस आर रेडी? तो शुरू करें। ओके, इंट्रो। देयर आर 3 बेसिक कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ सेल। दीज आर द commodity to be sold must exist, the seller should have acquired the ownership of that commodity and as such its possible risks, and the commodity must be in the physical or constructive possession of the seller. 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सेल के लिए। सबसे पहले जिस चीज़ को बेचा जा रहा है उसका एक एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, फिर जब उसको जो ओन कर रहा है उसके रिस्क भी ऑन कर रहा है, और उसका फिजिकल या कंस्ट्रक्टिव पोजिशन। These conditions are imposed to avoid the possibility of gharar and dispute regarding the subject matter. However, there are 2 exceptions, salam and istisna. Exception is accorded on the ground that some conditions have been advised, fulfillment of which renders them free from gharar. कुछ exceptions शामिल हैं जो कि इस बेसिस पर अकॉर्ड की गई हैं, वो conditions जिसमें fulfillment ज़रूरी है उनको फ्री रखने की गरर से। As in both of these sales, delivery of the subject matter is deferred to the future. दोनों केसेस के अंदर जो डिलीवरी है सब्जेक्ट मैटर की उसको डेफर कर दिया जाता है फ्यूचर में। These can be termed forward sales. In the Islamic framework, commodity markets can exist for the future delivery of goods subject to the rules relating to salam and istisna. इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर कमोडिटी मार्केट्स के अंदर ये फ्यूचर डिलीवरी जो है वो एग्जिस्ट करती है सलम और इस्तिस्ना के केस के अंदर। द मॉडर्न फ्यूचर्स मार्केट दैट डील इन फ्यूचर लाइक ऑप्शंस, डेरिवेटिव, स्वैप्स एटसेट्रा डू नॉट क्वालिफाई अंडर दीज रूल्स। ये जो मॉडर्न फ्यूचर मार्केट्स हैं जो कि ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स और स्वैप्स के अंदर डील करती हैं, ये ऑफ कोर्स इन रूल्स के अंदर फॉलो नहीं करती, क्योंकि हम जो सलम और इस्तिस्ना की बात करेंगे ये फॉरवर्ड सेल इज विद रिस्पेक्ट टू द शरिया कंप्लायंट रूल्स हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बय सलम और सलफ। Bay salam is an ancient form of forward contract
wherein the price was paid in advance at the time of making the contract for prescribed goods to be delivered later. बेय सलम जो है ये एक एंशियंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर प्राइस पहले इन एडवांस पे कर दी जाती है और जो गुड है उसकी वो बाद में डिलीवर की जाती है. The two terms salam and salaf have been used interchangeably in hadith literature to describe the contract for future delivery of specified goods with upfront payment of the price. ये जो दो टर्म्स हैं सलम और सलफ ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं हदीस के अंदर, जिसके अंदर जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो बाद में होती है लेकिन पेमेंट अप फ्रंट हो जाती है. The parties stipulate a certain time for supply of goods of specified quantity and quality. Parties स्टिपुलेट करती हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जिसके अंदर स्पेसिफाइड क्वांटिटी और क्वालिटी भी मेंशन होती है. दिस इज कॉन्ट्ररी टू बाय मुअज्जल इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर इन एडवांस एंड द एग्रीड प्राइस इज पेड एट अ स्टिपुलेटेड डेट इन द फ्यूचर. जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं क्रेडिट सेल को, ये उसके ऑपोजिट है. वो जो बाय मुअज्जल थी कि उस वहां पे तो हम लोग प्राइस पहले से वहां पे हम लोगों को चीज पहले मिल जाती थी और पेमेंट डेफर करते थे. यहाँ पे पेमेंट पहले हो जाती है और फिर आपकी जो गुड है वो लेटर ऑन डिलीवर होती है. द वर्ड सलफ और तस्लीफ विच लिटरली मीन्स पेमेंट इन एडवांस रेफरिंग टू अ सेल बाय एडवांस पेमेंट was used by jurists of Hijaz, while the jurists based in Baghdad, Iraq mainly use the term salam for forward sale transactions. ये जो टर्म सलफ है या जो तस्लीफ है इसका लिटरली मतलब ये है कि पेमेंट इन एडवांस रेफरिंग टू द सेल बाय एडवांस पेमेंट. और जो ज्यूरिस्ट इन हिजाज हैं उन्होंने इस टर्म को लेना शुरू किया, जबकि जो बगदाद के ज्यूरिस्ट या इराक के ज्यूरिस्ट हैं वो मेनली टर्म सलम इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड सेल ट्रांजेक्शन्स के लिए. एज द कमोडिटी टू बी डिलीवर्ड इन फ्यूचर अगेंस्ट प्रॉम्प्ट पेमेंट बिकम्स अ डेट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर. The transaction is termed salaf and implies a loan without any benefit. अब चूंकि पैसे पहले ले लिए जाते हैं, प्रोडक्ट बाद में डिलीवर होनी है, तो एक लोन की सिचुएशन बन जाती है जिसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं होता. As in the emerging Islamic finance movement, salam is normally used to denote a forward transaction of a defined nature. अब चूंकि इस्लामिक फाइनेंस भी मॉडर्नाइज की तरफ जा रहा है तो ये ट्रांजेक्शन भी जो है एक डिफाइंड नेचर की है. We have used the word salam throughout the book. अभी हम इसमें जितना भी चैप्टर में या जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें जितना भी हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज सलम. लेकिन पहले बता दिया कि सलम और सलफ जो हैं दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं हदीस लिटरेचर के अंदर. सलम हैज बीन परमिटेड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ विदाउट any difference of opinion among the early or the contemporary jurists, notwithstanding the general principle of the Sharia that the sale of a commodity which is not in the possession of the seller is not permitted. सलम की इजाज़त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की और इसके ऊपर कंसेंसस है कंटेम्प्रेरी ज्यूरिस्ट का भी, और कोई ज्यूरिस्ट इससे मना नहीं फरमाता. अपॉन माइग्रेशन फ्रॉम मक्का द प्रॉफिट केम टू मदीना. माइग्रेशन के वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए, where the people used to pay in advance the price of fruit or dates to be delivered within 1, 2 and 3 years. जहाँ पर लोगों ने एडवांस पेमेंट्स करना शुरू की खजूरों के लिए जिनकी डिलीवरी 1, 2 या 3 साल के बाद होना थी. But such a sale was carried out without specifying the quality, measure or weight of the commodity or the time of delivery. लेकिन ये जो सेल थी इसके अंदर ये तीनों चीजें मेंशन नहीं होती थी, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी डेट ऑफ डिलीवरी. The Holy Prophet ordained, whoever pays money in advance for fruit to be delivered later should pay it for a known quality, specified measure and weight, and of course along with the price and time of delivery. हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो लोग भी पैसे पे कर रहे हैं इन एडवांस उनको बताना चाहिए कैसी क्वालिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वेट क्या होगा और प्राइस क्या होगी और टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा. The rationale for this permission as described by S.M. Hassanuzzaman is, it is stated that the practice as qualified by the Prophet peace be upon him continued during his life and subsequently. ये कहा जाता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इजाज़त दी और ये प्रैक्टिस चलती रही उनकी लाइफ में भी और उसके बाद भी. The later jurists unanimously treated it as a permissible mode of business. सबने इजाज़त दी. The list of items covered by Bay Salam suggests that it benefited the owners of farms and orchards.
जो आइटम्स हैं इसके अंदर जो लाया कर सकती हैं वो फ़ायदा देती हैं किसानों को और ऑफ कोर्स बागों के मालिकों को. फॉर एग्जांपल, द मदीना लिस्ट ऑफ कल्टीवेशन कवर्ड wheat, barley, dates and grapes. The conquest of Syria added to it such items as olives and dried large grapes. Bearing a few exceptions, the jurists have expanded the list of items in regard to which salam is permissible to cover all the commodities that could be precisely determined in terms of quality and quantity. तो एक प्रॉपर लिस्ट जो कि ऑर्चर्ड और फार्म्स की सूरत में होती है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल की गई. फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मजीद चीज़ें भी शामिल होती गई जिनकी सलम के तौर पर इजाज़त थी. बेनिफिट ऑफ सलम एंड द इकोनॉमिक रोल ऑफ बे सलम. Forward sale in the form of salam has been allowed by the Sharia with such a structure that it becomes free from riba, gharar and therefore from exploitation of one party by the other. Forward sale जिसको सलम बोलते हैं वो अलाउ इस तरह की गई शरीयत के अंदर जिसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया जिसमें रिबा भी शामिल नहीं होगा, गरर भी शामिल नहीं होगा और कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को. इट इज़ रादर बेस्ड ऑन जेन्युइन नीड ऑफ द बिजनेस, जबकि ये बेस करती थी जेन्युइन नीड ऑफ बिजनेस के ऊपर एंड देयरफॉर बेनिफिशियल टू बोथ बायर एंड सेलर, इसलिए दोनों के लिए फायदेमंद है. द सेलर गेट्स इन एडवांस द मनी ही नीड्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कमोडिटी लेटर. सेलर को फायदा ये होता है कि पैसा जब उसको चाहिए इन एडवांस मिल जाता है और डिलीवरी उसको फ्यूचर में करना होती है. Thus, he benefits from the salam sale by covering his cash or liquidity needs in respect of personal expenses or for productive or trading activity. इसलिए वो इससे फ़ायदा ले सकता है अपने पर्सनल उसके तौर पर या अपनी प्रोडक्टिव या ट्रेडिंग एक्टिविटी के तौर पर. The purchaser gets the commodity he has planned to trade at the time he decides. Purchaser ये commodity ले सकता है उस वक्त जब उसने प्लान किया हुआ है कि चीज़ उसके पास होनी चाहिए. He'll also benefit from cheap prices. सस्ती भी मिलेंगी because usually salam price is cheaper than the cash market price. चूँकि प्रोडक्ट फ्यूचर में डिलीवर होना है तो इसको कीमत भी थोड़ी पे करनी पड़ती है. This way he'll also be secured against fluctuations of price. तो फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस से भी ये कवर हो जाता है. तो दोनों को, बायर और सेलर दोनों को फ़ायदा होता है. सेलर को क्या फ़ायदा होता है, उसकी लिक्विडिटी इंश्योर हो जाती है, पैसे शुरू में आ जाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ों के लिए वो यूज़ कर सकता है. जबकि परचेजर जो है उसको प्राइस फ्लक्चुएशन का सामना नहीं करना पड़ता, चीप प्राइस के ऊपर मिल जाता है. चूँकि प्रोडक्ट लेट डिलीवर होनी है तो लोग इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं कि थोड़ी कीमत के ऊपर भी इसको सेल कर दिया जाए. SM Hasanuzzzaman has given a detailed account of this aspect of Bay Salam. The hadith legalizing the practice suggests that it was meant to meet the financial requirement of farmers. हदीस जो कि इसको लीगलाइज करती है प्रैक्टिस को, उसमें कहा गया कि ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स को फुलफिल करने के लिए ये अरेंजमेंट किया गया. हु नीडेड फंड्स फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 years, जिनको फंड्स की जरूरत होती है 1 से 3 साल के पीरियड्स के लिए. द इकोनॉमिक रोल विच बै सलम इज सपोज टू परफॉर्म कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. फायदे तो इसके ये थे, अब ये इकोनॉमिक रोल क्या परफॉर्म कर सकता है. द पीरियड ऑफ डिलीवरी रेंजिंग फ्रॉम 1 year to 3 years सजेस्ट दैट द अमाउंट ऑफ एडवांस वाज नॉट स्मॉल. ये जो 1 से 3 साल की डिलीवरी पीरियड है, ये सजेस्ट करता है कि जो पेमेंट एडवांस की जा रही है कोई छोटी अमाउंट नहीं है. अदरवाइज दिस शुड हैव बीन एडजस्टेड अर्लियर देन द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप और फ्रैक्शन ऑफ द गार्डन. अदरवाइज इसको पहले से एडजस्ट हो जाना चाहिए था in the shape of crop harvesting या फिर fraction of garden. In view of the above, in view of the period involved in the deal, it can be claimed with confidence that the buyers were not consumers of the product. ये जो period involved है इस deal में, इसको देखते हुए ये भी claim किया जा सकता है कि buyers consumers नहीं हैं product के. They were traders or prospective traders. ये traders हैं और prospective traders हैं. The popularity of this practice leads us to believe that the price received in advance might have met both the productive and consumption requirements of the cultivators. इस practice की popularity जो है वो हमें इस यकीन करने पर मजबूर करती है कि जो प्राइस इन एडवांस मिल जाती है वो दोनों उसको मैन्युफैक्चर करने में भी, प्रोड्यूस करने में भी और उसको कल्टीवेट करने में भी उसको हेल्प आउट करती है. Fixation of 3 years at the time of delivery suggests that money was also required for fixed investment like improvement of land and growing gardens.
ये जो 3 साल का पीरियड है ये भी इस चीज़ को शो करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स पीरियड के लिए है, जो इस्तेमाल की जाती है लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए या फिर गार्डन्स को ग्रो करने के लिए. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीरिया, digging of wells and providing irrigation facilities could also be a possible purpose of the request for advance payment. सीरिया के केस के अंदर ये जो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना भी एक इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फार्मर्स, बे सलम माइट बी अ प्रेफरेबल वे ऑफ टेकिंग फाइनेंसिंग एज कंपेयर टू अ लोन विद इंटरेस्ट. फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बे सलम एक प्रेफरेबल वे ऑफ फाइनेंस हो सकता है बजाय इसके कि वो लोन लें इंटरेस्ट की बेसिस पर, तो बे सलम कर लें. बिकॉज फर्स्ट इट डिड नॉट मेक एन इंक्रीज इन कॉस्ट एज इंटरेस्टेड. चूंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता जैसे इंटरेस्ट के केस में होगा. एंड सेकेंड, इट सेव देम फ्रॉम द हार्डशिप्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस. और ये उनको बचा लेता है हार्डशिप्स और उन रिस्क से जो कि इन्वॉल्व हैं मार्केटिंग के केस में. It is not certain whether the institutions of Bay Salam brought about any change in the role of intermediaries in the rural economy. ये भी certain नहीं है कि institutions of Bay Salam जो हैं वो क्या change लाए हैं as a role of intermediary rural economies के अंदर. It is however certain that it paved the way for a direct relationship between the grower and the trader in the city. लेकिन इससे एक बात साबित है कि इन्होंने एक रास्ता बना दिया है जो कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहा है ग्रोअर और ट्रेडर के दरमियान में, जो कि शहर में है. हु जनरली वाज द सप्लायर ऑफ फंड्स, जो कि पहले सप्लायर ऑफ फंड था. एज द बायर इन अ फ्री मार्केट वुड ऑलवेज चूज टू परचेज एट अ प्राइस विच गिव्स हिम गुड इनकम ऑन रीसेल ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एंड ड्यूरिंग द सप्लाई सीजन. चूंकि बायर एक फ्री मार्केट के अंदर चूज कर सकता है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए उस प्राइस के ऊपर जो कि उसे अच्छी इनकम दे और फिर उसको रीसेल करे स्टिपुलेटेड डेट के ऊपर और सप्लाई सीजन के अंदर. बे सलम कुड प्रूव एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ स्टेबलाइजिंग द प्राइस एट अ मॉडरेट लेवल. बे सलम जो है वो इफेक्टिव मीन दे सकता है इसके मॉडरेट लेवल पर प्राइस को स्टेबलाइज करने में ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ सीजनल फॉल इन डिमांड, खासतौर पे उस पीरियड में जहां पर सीजनल फॉल हो डिमांड में. एंड बिकॉज द शरिया डज नॉट अलाउ रीसेल ऑफ सलम गुड्स बिफोर दे आर एक्चुअली ट्रांसफर टू द बायर, और चूंकि शरीयत इजाज़त नहीं देती रीसेल ऑफ द सलम जब तक वो एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हो जाती बायर को, दिस वुड प्रोटेक्ट द प्राइसेस फ्रॉम एक्सपोजर टू स्पेकुलेटिव राइज. ये इसको रोकेगा प्राइसेस को कि उसके अंदर कोई स्पेकुलेटिव राइज आए. एंड स्टेबलाइज देम एट अ लोअर लेवल, और उनको लोअर लेवल पे स्टेबलाइज करता है. Contrary to this, financing production, inventory building through loans with interest automatically increases the cost of production or stocks. इसके अलावा फाइनेंसिंग प्रोडक्शन या इन्वेंट्री बिल्डिंग जो है लोन्स के थ्रू जिस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है कॉस्ट को भी और ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी. तो सलम के अगेंस्ट अगर हम लोन लेंगे तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट जो है वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी इंक्रीज करेगा और जो हमारा स्टॉक है उसकी कॉस्ट को भी इंक्रीज करेगा. दिस इंक्रीज इज फर्दर शॉर्ट अप बाय स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस फॉर एंटिसिपेटिव ब्रिस्क ट्रेड सीजंस. और ये इंक्रीज जो है ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस को भी शूट अप करेगा anticipated brisk trade seasons के अंदर. Salam provides a price hedge for the buyer and protects both the buyer and the seller from the respective risks of revenue and price indexed debts. Salam एक price hedge provide करता है buyer को भी और उसको बचाता है buyer को भी और seller को भी उनके respective risks से revenue के केस में और price indexed debts के केस में. There is less incentive on the part of the seller to transfer any additional risks to the buyer by manipulating his reported revenues. यहाँ पर seller के लिए कम incentive मौजूद होगा कि वो जब additional risk transfer करता है buyer को अपनी reported revenues को manipulate करके, as could happen in the conventional commodity forward market, जैसे conventional commodity markets के forward contracts के अंदर होता है. Part of the variation in revenue has been already transferred to the buyer in the form of a predetermined price.
वेरिएशन इन रेवेन्यू जो है उसका एक हिस्सा ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया जाता है बायर को जब आप प्री डिटरमिन प्राइस इंश्योर कर लेते हैं, एंड द अदर पार्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स्ड, जबकि जो क्वालिटी वाला पार्ट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है क्वांटिटी वाला. एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट गिव्स द बायर द रिक्वायर्ड हेज अगेंस्ट पॉसिबल फ्यूचर प्राइस इंक्रीजेस. एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ये बायर को एक हेज प्रोवाइड करता है जो कि फ्यूचर प्राइस इंक्रीज के अगेंस्ट होगा. आज अगर हम लोग आज से 3 साल के बाद की किसी प्राइस का डिसीजन कर रहे हैं कि मैं आपसे डिलीवरी लूंगा 3 साल के बाद चावल की 50 रुपए किलो के हिसाब से, अब इन 3 सालों में क्या चेंज आता है, प्राइस पे इन्फ्लेशन क्या आती है, क्या उसमें होगा. लेट सपोज 3 साल तक 150 रुपए किलो चावल हो जाते हैं, मुझे कितने का मिला, दैट वाज ऑफ 50 रुपए, तो मैंने उसको हेज कर लिया अपने फ्यूचर रिस्क ऑफ प्राइस को. इट गिव्स द सेलर द रिक्वायर्ड प्राइस प्रोटेक्शन एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्री डिटरमिन्ड कैश डेट ऑन ईदर पार्टी. ये सेलर को रिक्वायर्ड प्राइस प्रोटेक्शन भी देता है और इन्वॉल्व नहीं करता किसी प्री डिटरमिन्ड डेट को किसी पार्टी के ऊपर. वन कैन गेट फाइनेंसिंग डायरेक्टली फ्रॉम बायर्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडिएरी. कोई भी बंदा इसकी फाइनेंसिंग डायरेक्टली ले सकता है बायर से किसी भी इंटरमीडिएरी को इन्वॉल्व किए बगैर. हाउएवर, banks can participate as a buyer on a solemn basis in a competitive environment. लेकिन बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए बायर सलम बेसिस के ऊपर एक competitive environment में. Hence, a solemn contract can bring about the benefits of a swap without the involvement of interest. इसलिए सलम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्वैप के बेनिफिट्स ला सकता है इंटरेस्ट को इन्वॉल्व किए बगैर, एंड एट अ लोअर कॉस्ट. लोअर कॉस्ट के ऊपर भी. द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ सलम कॉन्ट्रैक्ट आर लाइकली टू बी मच लोअर देन दोज ऑफ अ स्वैप. और इनकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हैं ये भी बहुत कम होंगी स्वैप की निस्बत. तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ सलम बायर और सेलर के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी. इकोनॉमी में समझ आया आपको किस किस तरीके से सलम जो है वो ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमी को भी स्ट्रांग करेगा. पीपल वुड बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस. जहां पे फाइनेंसर अवेलेबल नहीं है, इंटरमीडिएरी अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट बायर से पैसा लेकर आप अपनी जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करें. अल्टीमेटली जीडीपी के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी और मार्केट वुड बी बेटर. फीचर्स ऑफ अ वैलिड सलम कॉन्ट्रैक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द इस्लामिक फाइनेंस. क्या क्या फीचर्स हैं एक वैलिड सलम कॉन्ट्रैक्ट के, किस सिचुएशन में हम सलम को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं. A valid solemn contract requires the following conditions. It goes without saying that it should also fulfill the conditions of a normal valid sale. Valid contract की कुछ conditions हैं जो भी नीचे हम लोग बताते हैं. Very first one is subject matter of salam. किस चीज के बारे में सलम किया जाएगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा. On which items salam can be conducted is the first important aspect. There is a consensus that everything that can be precisely determined in terms of quality and quantity can be made the subject of salam sale. इसके ऊपर तमाम लोगों का कंसेंसस है कि हम प्रिसाइजली डिटरमिन कर सकें जिन चीज़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी को, वो सब्जेक्ट मैटर हो सकता है सलम का. There is also unanimity on the point that the commodity should be well defined but not particularized to a specific unit of farm, tree or garden. इसके ऊपर भी यूनानिमिटी है इस पॉइंट पर कि जो कमोडिटी है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, लेकिन कोई पर्टिकुलराइज्ड स्पेसिफिक यूनिट ऑफ फार्म या ट्री या गार्डन को स्पेसिफाई होना जरूरी नहीं है. ओनली दोज फंजिबल मिथली थिंग्स various units of which do not differ from each other in a significant manner can be contracted under salam. सिर्फ फंजिबल चीजें जिनके यूनिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट मैनर में कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं सलम के अंडर. सलम कैन नॉट टेक प्लेस वेयर बोथ आइटम्स ऑफ एक्सचेंज आर आइडेंटिकल. सलम वहां पर नहीं किया जा सकता जहां पर एक्सचेंज आइटम्स आर आइडेंटिकल, एक जैसी. फॉर एग्जाम्पल वीट फॉर वीट, वीट को वीट के बदले में क्या मुझे इतना आटा ले लो, 3 साल बाद गंदम इतनी दे देना. एंड पोटैटो फॉर पोटैटो, क्या मुझे इतने आलू ले लो, 3 साल बाद इतने आलू दे देना.
Similarly, the commodity to be sold through salam should in itself not be of the nature of money like gold, silver or any currency. इसी तरीके से जो कमोडिटी है जिसको बेचा जा रहा है सलम के अंदर, उसकी नेचर ऑफ मनी जो है उसकी नेचर ऑफ मनी नहीं होनी चाहिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है या कोई और करेंसी है. Differences existed amongst traditional jurists regarding the list of commodities that can be sold under bay salam. Differences exist करते हैं jurists के दरमियान कि किन commodities के ऊपर सलम हो सकता है और किन पर नहीं. The advocates of bay salam in animals and their flesh argue that the quality of these items can be defined in terms of their species, kind and quality. वो लोग जो इस बात के दाई हैं कि बे सलम जानवरों के केस में हो सकता है और उनके गोश्त के सिलसिले में वो आर्ग्यू करते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है इन आइटम्स की वो डिफाइन की जा सकती है स्पीशीज के कॉन्टेक्स्ट में, काइंड के कॉन्टेक्स्ट में और क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में. सिमिलरली controversy exists in respect of items like cane, grass, fodder, bread, honey, milk, vegetables, oils, cheese, birds, fish, trained dogs, leopards, precious stones, heaps of charcoal wood, musk, alloy, perfumes, hide and skin, wool, hair, animal fats, paper, cloth, carpets, rugs, mine dust, construction bricks, bowls, bottles, shoes and drugs. इन चीज़ों पे भी controversy exist करती है. The cause of controversy is understandable. Controversy की वजह जो है वो समझ में आती है. Because standardization of most of these items was a very difficult job in the days when the jurists compiled their fiqh. चूँकि जब jurists ने fiqh को compile किया उस वक्त इन चीज़ों की standardization जो है वो बहुत मुश्किल थी. 4th 6th century Hijra. They were generally inclined to approve only the sale of those items where various units did not differ. वो generally उन items पे inclined थे approve करने पे उनकी sale को जिनके दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, सो एज टू रिमूव एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गरर, ताकि किसी भी पॉसिबिलिटी ऑफ गरर को अवॉइड किया जा सके. एंड डिस्प्यूट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के वक्त अगर कोई भी मसला हो तो उसको भी अवॉइड किया जा सके. द कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैव कम टू द कंक्लूजन दैट all goods that can be standardized into identical units can become the subject of salam. जो कंटेम्प्रेरी jurists हैं वो कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है आइडेंटिकल यूनिट्स के अंदर वो सलम का सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वीट, राइस, बार्ले, ऑयल, आयरन एंड कॉपर और अदर ग्रेन्स ऑफ दिस टाइप, प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनीज which are regularly and commonly available at any time, like carpets, tin packs of various consumption items etc. can be sold through salam. तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर contemporary jurists जो हैं उनका consensus है कि इनके बारे में सलम किया जा सकता है, चूँकि इनको standardize किया जा सकता है identical units के अंदर. The commodity should be generally available in the market. The other condition is कि जो commodity है वो generally market में available भी होनी चाहिए. Jurists of all schools of thought agree that the contracted commodity in salam should be such that it is normally available in the market at least at the agreed time of delivery. Jurists तमाम school of thoughts के इस बात पे agree करते हैं कि जो contracted commodity है सलम के अंदर उसको नॉर्मली मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए और ख़ास तौर पे उस वक्त अवेलेबल हो जब एग्रीड टाइम ऑफ डिलीवरी आ जाए. Thus it should not be non-existent or a rare commodity out of supply. इसलिए इसको non-existent नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी commodity भी नहीं होनी चाहिए जिसकी मार्केट में सप्लाई ना हो, और out of season, making it inaccessible to the seller at the time when it has to be delivered. जब इसको हमें देना है ये मार्केट से आउट भी नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ सीजन भी नहीं होनी चाहिए या इनएक्सेसिबल भी नहीं होनी चाहिए सेलर को, ताकि उस वक्त कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो.
The buyer must unambiguously define the quality and quantity of the goods, and the definition must be applicable to the generally available items of the subject matter. Buyer को लाजमी तौर पर किसी भी एम्बिग्विटी के बगैर क्वालिटी और क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहिए और इसको एप्लीकेबल होना चाहिए जितनी भी अवेलेबल आइटम्स हैं उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से. The specification of goods should particularly cover all such characteristics that could cause variation in price. Specification of goods जो है उसको खास तौर पर वह तमाम characteristics कवर करने चाहिए जो कि variation in price को cause कर सकते हैं. The jurists have devoted a large portion of discussion on the subject of the specifications and qualities of the subject of salam which cause variation in value of the same item. ज्यूरिस्ट ने ज़्यादातर इस बात के ऊपर बात की है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है सब्जेक्ट की सलम के अंदर, और वो क्या चीज़ें हैं जो कि वेरिएशन को कॉज करती हैं एट द सेम टाइम. द एम इज़ टू प्लग एनी पॉसिबल causes of dispute as to the basic spirit of the Islamic law of sale. मकसद सिर्फ ये है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि डिस्प्यूट कॉज कर सकती हैं उनको वहीं पे ही प्लग किया जाए. It is because of the spirit of ensuring mutual consent that the jurists have tried to remove all the possible causes of dissent throughout the deal. ये इसलिए है ताकि बेसिक स्पिरिट को इंश्योर किया जा सके कॉन्सेंट के, और तमाम पॉसिबल कॉजेज जो हैं उनको रिमूव किया जाए जो कि डील को डिस्टॉर्ट करवा सकते हैं. Salam is not allowed for anything identified like this car or things for which the seller may not be held responsible like land, buildings, trees or products of this field. सलम की इजाज़त नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में कि जैसे ये कार या चीज़ें जिनको सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है या दरख्त हैं या कोई प्रोडक्ट है इस फील्ड की, बिकॉज दैट पर्टिकुलर फील्ड मे नॉट अल्टीमेटली गिव एनी प्रोड्यूस, क्योंकि हो सकता है वो ख़ास फील्ड जो है वो अल्टीमेटली कोई प्रोड्यूस ना दे सके. सिमिलरली सलम इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आइटम्स हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव असेसमेंट. इसी तरह सलम पॉसिबल नहीं है उन आइटम्स के बारे में जिसकी वैल्यू सब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती हो, लाइक लैंडस्केप्स, प्रेशियस जेम्स एंड एंटीक्स. जैसे लैंडस्केप्स कीमती पत्थर हैं या एंटीक्स जो हैं. Hence, the salam commodity of defined specifications is made the responsibility of the seller. इसलिए सलम कमोडिटी जो है इसकी डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस जिम्मेदारी होती हैं सेलर की, so that he can supply them by taking them from that market, ताकि वो इनको सप्लाई कर सके मार्केट से लेकर. As reported by Imam Bukhari in his Sahih, Abdur Rahman bin Abza and Abdullah bin Abi Aufa, companions of the Holy Prophet peace be upon him, जैसे इमाम बुखारी ने अपनी सही किताब में फरमाया, अब्दुल रहमान बिन अब्जा और अब्दुल्ला बिन अबी औफा जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, अपॉन आस्किंग अबाउट सलम गुड्स सेड, जब सलम गुड्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, when the peasants of Syria came to us, we used to pay them in advance for wheat, barley and oil to be delivered within a fixed period. जब सीरिया के लोग हमारे पास आते थे तो हम उन्हें एडवांस पे करते थे वीट के लिए, जौ के लिए और ऑयल के लिए, जो कि डिलीवर किया जाता था आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. दे वर अगेन आस्क्ड, डिड द पेजेंट्स ओन स्टैंडिंग क्रॉप्स और नॉट? क्या ये जो पेजेंट्स थे ये ओन भी करते थे इन क्रॉप्स को या नहीं? दे रिप्लाइड, वी नेवर आस्क्ड देम अबाउट इट, हमने कभी इसके बारे में नहीं पूछा. Therefore, it is not necessary that the salam seller himself produces the goods to be delivered in the future. इससे ये बात साबित होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सलम सेलर है वो खुद से चीज़ों को प्रोड्यूस करे जो उसने डिलीवर करनी है फ्यूचर में. Rather, such specification has to be avoided
to enable the seller to make available the item from where he can arrange. बल्कि इस स्पेसिफिकेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए ताकि सेलर को इस काबिल बनाया जा सके कि वो आइटम्स को अवेलेबल कर सके जब उसकी ज़रूरत है. सलम इन करेंसीज द मेजॉरिटी ऑफ ज्यूरिस्ट डू नॉट अलाउ. करेंसीज का सलम जो है इसमें मेजॉरिटी ऑफ ज्यूरिस्ट अलाउ नहीं करते. सलम इन गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज और मॉनेटरी यूनिट्स, ऑल्दो अ फ्यू ज्यूरिस्ट हैव अलाउड इट. सलम इन गोल्ड, सिल्वर और करेंसीज या मॉनेटरी यूनिट्स के केस के अंदर कुछ ज्यूरिस्ट ने अलाउ किया है. एंड एज सच अ फ्यू इस्लामिक बैंक्स हैव बीन यूजिंग सलम इन करेंसीज एज एन ऑल्टरनेटिव टू बिल डिस्काउंटिंग. बल्कि कुछ इस्लामिक बैंक्स के अंदर सलम इन करेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है बिल डिस्काउंटिंग के ऑल्टरनेटिव के तौर पर. As this issue is of far-reaching implications, it needs to be discussed in detail. क्योंकि ये इशू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाना चाहिए. As discussed in various foregoing chapters of the book, money is treated differently from other commodities. अभी जो हम जितने भी चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर हम लोगों ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि जो पैसा है उसको मुख्तलिफ ट्रीट किया जाना चाहिए कमोडिटीज से. गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटालिक मनी लाइक फुलूस ऑफ कॉपर और अदर मेटल्स कैन बी यूज्ड फॉर सम पर्पसेस अदर देन फॉर मेकिंग पेमेंट्स. हेंस दे कैन बी ट्रेडेड कीपिंग इन माइंड द शरिया प्रिंसिपल्स. However, paper money can be used only in payment of a price. It cannot serve as a commodity to be sold. लेकिन जो पैसा है जो कि पेपर मनी है वो एज ए पेमेंट ऑफ अ प्राइस तो यूज़ हो सकती है लेकिन ये कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती. द करेंसी नोट्स इन वोग आर मॉनिटरी वैल्यूज. They have no value in the absence of government commitment and are wanted only for the purpose of exchange and payments and not for themselves. इनकी कोई वैल्यू अपने लिए नहीं होती और ऑफ कोर्स इनको एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है. Accordingly, the present fiduciary money in the form of currency notes is cash money or monetary value and unlimited legal tender for making payment, as creditors are obliged to accept it for the recovery of debts. The counter values to be exchanged in salam include prompt price payment on the one hand and deferred delivery of the commodity on the other hand. ये जो काउंटर वैल्यूज हैं एक्सचेंज इन सलम के अंदर, इसके अंदर जो प्रॉम्प्ट प्राइस पेमेंट है वो एक तरफ तो प्रॉम्प्ट प्राइस पेमेंट है और दूसरी तरफ डेफर्ड डिलीवरी है कमोडिटी की. However, if the price in salam in US dollars, for example, and the commodity to be purchased sold in Pak rupees, अगर जो प्राइस है वो US डॉलर्स में है और कमोडिटी जो बेच रहे हैं वो पाक रुपीज में है, it will be a currency transaction which cannot be made through salam. ये करेंसी ट्रांजेक्शन है, इसको सलम के थ्रू नहीं किया जा सकता. Because such exchange of currencies requires the simultaneous payment on both sides, while in salam delivery of the commodity is deferred. In exchange or trade transactions, the commodity to be sold mabi and the price thaman should be differentiated. एक्सचेंज और ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के अंदर कमोडिटी जो हमें बेचनी है और जो प्राइस हमें उसके ऊपर चार्ज करनी है उनको मुख्तलिफ होना चाहिए. A commodity is the principal object of sale from which the benefit is ultimately to be derived. कमोडिटी जो है वो एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है सेल का और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अल्टीमेटली उससे डिराइव होने चाहिए. In lieu of a price as settled between the contracting parties. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के दरमियान प्राइस की जगह. The thaman on the other hand, जो प्राइस है, is only a medium of exchange. ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. करेंसी नोट्स रिप्रेजेंट थमन एंड मनी. करेंसी नोट्स रिप्रेजेंट करते हैं थमन को और पैसे को. A lawful sale therefore is the sale of commodities for money or for any other consideration measurable in terms of money possessing utility. एक lawful sale जो है वो सेल ऑफ कमोडिटी है पैसे के लिए या किसी और कंसिडरेशन के लिए जो कि मेजरेबल हो सकती है पैसे में जिसकी कोई यूटिलिटी भी है. बट मनी सोल्ड फॉर मनी इज जनरली नॉट अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन पैसा पैसे के लिए बेचना एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एंड इज क्वालिफाइड विद अ नंबर ऑफ कंडीशंस. मनी बीइंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and a measure of value cannot be
टेकन एज अ प्रोडक्शन गुड। पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के नाते और एक मेजर ऑफ वैल्यू होने के नाते प्रोडक्शन गुड नहीं हो सकता, विच यील्ड्स प्रॉफिट ऑन अ डेली बेसिस, जो कि हर रोज आपको प्रॉफिट दे, एज इज प्रिज्यूम्ड बाय द थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, जैसे जो प्रिज्यूम किया जाता है इन थियरीज ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। जस्टिस खलीलुर रहमान in his part of the judgment of the Supreme Court of Pakistan on riba says about fulus. Justice Khalilur Rahman Supreme Court की judgment के अंदर फरमाते हैं, their position was not that of an independent currency. इनकी position independent currency की नहीं है. There are a form of sub money used only to make payments of the fractions of a silver coin, because it was not easy to break one silver dirham into two equal parts for making payment of half. Nor was it easy for the government or the money changers to issue smaller silver coins to facilitate such fractional payments. Therefore, the principles developed by the jurists to regulate the exchange of copper fulls will not be applicable to the paper currency and fiat money of today. Today's paper money has practically become almost like natural money, equal in terms of its facility of exchange and credibility to the old silver and golden coins. It will therefore be subject to all those injunctions laid down in the Quran and the Sunnah which regulated the exchange or transaction of gold and silver. तो इसको कंक्लूड करते हुए इन्होंने ये कहा था कि जो आज का पैसा है उसके ऊपर वो तमाम कवानीन अप्लाई होंगे कुरान और सुन्नत के, जो कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अप्लाई होते थे, बाय गिविंग सर्टन जस्टिफिकेशंस कि इन रीजंस की बेसिस के ऊपर ये पैसा आज का जो है ये गोल्ड और सिल्वर की तरह ही डील होगा। A study conducted by the IRTI of the IDB Umar 1995 on Salam has thoroughly discussed the issue of whether money can be used as a commodity in Salam. एक स्टडी कंडक्ट हुई IRTI की तरफ से जिसमें सलम को थॉरली डिस्कस किया गया, जिसमें ये देखा गया कि क्या पैसे को कमोडिटी ऑफ सलम ट्रीट किया जा सकता है। इट सेज द सेकंड फॉर्म व्हेन द प्रिंसिपल इज मनी Saudi riyals and the commodity sold is another type of money, US dollars. This is a currency exchange transaction that cannot be made through salam. इसने कहा कि अगर रियाल और US डॉलर्स की बात करें तो ये करेंसी एक्सचेंज है, ये सलम के अंदर नहीं आ सकती, which requires deferred delivery of the commodity sold, while such exchange requires simultaneous payment of the two exchange amounts. बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन जब हम लोग डिफरेंट करेंसीज के अंदर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर साइमल्टेनियस एक्सचेंज चाहिए होती है, जबकि सलम की रिक्वायरमेंट क्या है कि पेमेंट पहले होगी और ऑफ कोर्स जो आपकी डिलीवरी है दैट वुड बी लेटर ऑन। अलामा शिरबनी गिव्स द फॉलोइंग ओपिनियन इन द केस वेयर द प्रिंसिपल or price is money and the commodity sold is also money. It is not permissible to pay one of them as salam principal for the other because salam requires payment of only one of the two exchange objects of the contract at the time of signing the contract, while the currency exchange requires simultaneous payment of both and exchange amounts. So according to all schools of thought of Islamic jurisprudence and particularly to the Hanafi and Maliki fuqaha, the principal paid in salam should be in the form of money and the two transacted items should not be of the kind whose exchange would lead to riba. According to the jurists, it is a condition of salam that the price and the commodity sold should be of the kind and that can permissibly be dealt in on a deferment basis. Allama Ibn Rushd explained this issue in a comparative manner when he said about this condition, if they are not of that kind, salam cannot be practiced in them. अगर ये उस तरह के नहीं हैं तो सलम इनके बारे में नहीं किया जा सकता। In view of the above, it is concluded that forward sale or purchase of currencies to take the form of salam is not a valid contract. तो इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फॉरवर्ड सेल है या परचेज ऑफ करेंसीज जो है ये सलम के पार्ट का एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फुलूस दैट वर अ फॉर्म ऑफ मेटालिक मनी could be used for trading on the basis of their metal content. फुलूस चूंकि मेटालिक मनी की फॉर्म में होते हैं तो इनको ट्रेड किया जा सकता है अपने मेटल कंटेंट की बेसिस के ऊपर। बट करेंसी नोट्स आर थमन, लेकिन जो करेंसी नोट्स हैं ये थमन है।
wanted only for exchange and payments and not for themselves, जो कि exchange और payment के लिए use होते हैं, अपने लिए use नहीं होते. Allowing the exchange of heterogeneous currencies through salam would open a floodgate of explicit riba. अगर heterogeneous currencies की exchange को salam के अंदर ले आया जाए तो ये तो flood gates खोल देगा रिबा के केस में. The objects of salam sale are commodities of trade and not currencies. जो ऑब्जेक्टिव है सलम का या जो ऑब्जेक्ट ऑफ सलम है वो कमोडिटीज ऑफ ट्रेड है, वो करेंसीज नहीं है. बिकॉज दीज आर रिगार्डेड एज मॉनिटरी वैल्यूज, चूंकि इनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, एक्सचेंज ऑफ विच इज कवर्ड अंडर रूल ऑफ बै अल सर्फ. सेकेंड feature of a valid salam contract is payment of price, salam capital. Price is normally stipulated and paid in the form of any legal tender. Price stipulate की जाती है और पे की जाती है एक legal tender के अंदर. However, it can be in terms of goods as well. ये in kind भी हो सकती है, on the condition that it should not violate the prohibition of riba in barter transactions as laid down by the Sharia. इस कंडीशन के तहत कि ये वायलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ रिबा जो है उसको वायलेट नहीं करेगा और किसी भी बार्टर ट्रांजैक्शन के अंदर जो कि शरिया की तरफ से कुछ रूल्स असाइंड हैं. यूजुफ्रैक्ट ऑफ एसेट्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज सलम कैपिटल. एसेट्स का जो यूजुफ्रैक्ट है उसको भी सलम के अंदर सलम कैपिटल कंसिडर किया जा सकता है, विच इज रिगार्डेड पर्टिकुलरली बाय मालिकी ज्यूरिस्ट्स, जो कि खास तौर पर मालिकी ज्यूरिस्ट्स के बारे में कहते हैं, एज इमीडिएट रिसीट ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल मैक्सिम दैट सेज टेकिंग पोजेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ थिंग इज लाइक टेकिंग पोजेशन ऑफ द होल थिंग. अगर किसी चीज की थोड़ी सी पोजेशन मिली तो इसी तरह ही है जैसे पूरी पोजेशन मिल गई. हेंस मेकिंग यूजुफ्रैक्ट कैपिटल ऑफ सलम डज नॉट मीन डेट अगेंस्ट डेट. इसलिए अगर यूजुफ्रैक्ट मिल गया सलम का इस्तेमाल करने के लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेट अगेंस्ट डेट विच इज प्रोहिबिटेड, जो कि ममनू है. आउटस्टैंडिंग लोन्स और डेट्स ड्यू ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर कैन नॉट बी फुली और पार्शियली फिक्स्ड एज प्राइस. ये जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं या जो डेट्स हैं इनको हिस्सा नहीं बनाया जा सकता सेलर का एज अ पार्शियली फिक्स्ड एज प्राइस. Nor can a loan outstanding on a third party be transferred to the seller in future adjustment towards the price. और किसी तीसरी पार्टी का लोन जो है उसको भी सेलर की एडजस्टमेंट के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता. As this amounts to an exchange of obligation for obligation. चूंकि ये तो exchange for obligation और obligation होगी, debt for debt होगा, which is forbidden, जिसको of course मना फरमाया गया. This is also to avoid गरर. ये गरर को भी अवॉइड करने के लिए किया जाता है. दिस एम्फेसिस बाय द jurist is justified since the equity in salam contracts depends on the very existence of the salam capital. इसको एम्फेसाइज किया जाता है jurist की तरफ से जस्टिफाई करने के लिए, चूंकि बराबरी सलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपेंड करती है एग्जिस्टेंस ऑफ सलम कैपिटल के ऊपर. अदरवाइज सच ट्रांजेक्शंस आर इनवैलिड. अदरवाइज ये ट्रांजेक्शंस जो हैं ये इनवैलिड कंसिडर होंगी. The very term salaf or salam means advance payment. If payment is delayed, it cannot be called salam. ये दोनों टर्म्स जो हैं इनका मतलब एडवांस पेमेंट है. अगर एडवांस पेमेंट नहीं होती तो दोनों सलफ या सलम नहीं है. The buyer in salam should advance the whole price of the commodity at the time of making the contract. वो बंदा जो सलम को खरीद रहा है उसको सारी प्राइस इन एडवांस पे करनी चाहिए जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो रहा है. However, while the jurists are agreed on immediate payment of the price, जबकि jurists जो है वो agreed हैं immediate payment of price के, they differ on defining the term immediate. वो इस term को define करने से थोड़ा सा उनका इख्तलाफ है. According to the majority of the jurists, the buyer must pay the amount at the time of signing the contract. मेजॉरिटी ऑफ jurists जो हैं सलम के केस में कहते हैं कि बायर को पैसे उस वक्त देने चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है. इन दैट वेरी मीटिंग, उसी मीटिंग में इमाम शाफी emphasizes that the time must be fixed and payment of the price must take place on the spot and before separation of the parties.
इमाम शाफी भी एम्फेसाइज करते हैं कि वक्त का तयन हो जाना चाहिए और पेमेंट ऑफ प्राइस जो है वो उसी वक्त हो जाना चाहिए और सेपरेशन से पहले हो जानी चाहिए दोनों पार्टीज के. बट सम jurists allow delayed payment provided this delay is not prolonged to make it like a debt. कुछ jurists allow करते हैं कि पेमेंट डिले भी हो सकती है लेकिन ये इतनी प्रोलॉन्ग ना हो कि ये लोन में कन्वर्ट हो जाए. इमाम मालिक अलाउज अ डिले ऑफ अप टू 3 days. इमाम मालिक जो हैं वो 3 दिन के डिले की इजाज़त देते हैं. कंटेम्प्रेरी jurists also allow a delay of 2 to 3 days. कंटेम्प्रेरी जो आज के jurists हैं वो भी अलाउ करते हैं 2 से 3 दिन की, इफ इट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड बिटवीन द पार्टीज, अगर दोनों में एग्रीड है, प्रोवाइडेड इट इज़ बिफोर द डिलीवरी पीरियड ऑफ द कमोडिटी इन्वॉल्व्ड. अगर ये डिलीवरी पीरियड ऑफ कमोडिटी को इन्वॉल्व करता है, उससे पहले है. इन द केस ऑफ सलम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज. एज रिगार्ड्स बार्टर ट्रांजेक्शंस इन बाय सलम, any number or quantity of goods as the case may be cannot be advanced for deferred delivery of the same species of goods. जहाँ तक बार्टर ट्रांजेक्शन्स की बात है बाय सलम के अंदर, किसी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हैं जो भी केस हो वो एडवांस नहीं की जा सकती डेफर्ड डिलीवरी के लिए कुछ स्पीशीज ऑफ गुड्स की. एज एन एग्जाम्पल, अ बैंक कैन नॉट एडवांस 10 tons of an improved variety of wheat seed for sowing against 25 tons of wheat at harvest. It may advance, for example, a tractor as the price for an agreed amount and quality of cotton or rice. Practically, however, the bank would avoid this and all purchases would be made against money. Practically, बैंक को ये avoid करना चाहिए और सारी चीज़ें जो हैं वो पैसे के अंदर पे करनी चाहिए. Mode of payment. Mode of payment क्या होगा? Cash payment is not necessary in salam. The price can be credited to the seller's account. Bank transaction भी हो सकती है. Crediting the agreed amount in the seller's account can be termed in letter a debt for a debt, but in spirit it does not fall under the prohibited form of a debt for a debt. जब हम लोग अकाउंट से क्रेडिट करते हैं तो ये डेट फॉर अ डेट तो हो जाता है, लेकिन इन स्पिरिट ये वो मना किया हुआ डेट फॉर अ डेट नहीं है. Hence, it will not be necessary for banks to pay hard cash for bay salam. इसलिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो हार्ड कैश पे करें बे सलम के केस में. They may credit the seller's account or issue a pay order in favor of the seller. वो बैंक को डायरेक्ट क्रेडिट भी कर सकते हैं उसके अकाउंट में और एक पे ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं सेलर के नाम पर, which may be cashable on demand. In all such cases, money may remain in the bank but is placed at the disposal of the seller. इन तमाम केसेस के अंदर पैसा बैंक में ही रहेगा लेकिन उसके डिस्पोजल पे होगा, वो जब चाहे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. Period and place of delivery. The third very important element कि किस पीरियड के लिए इसको किया जाएगा सलम को और प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी. In salam, it is necessary to precisely fix the period or time of delivery of goods. सलम में ये बहुत ज़रूरी है कि फिक्स किया जाए पीरियड या टाइम ऑफ डिलीवरी का कि कब की जाएगी. प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑल्सो हैज़ टू बी एग्रीड. किस जगह पर डिलीवरी होगी इस पे भी एग्रीमेंट होना चाहिए. As regards the time or the period of delivery in salam, the early compilations of the hadith mention the practice of fixing a period of 1 to 3 years for delivery of farm products. जहाँ तक वक्त की या पीरियड की बात है डिलीवरी इन सलम में, जो शुरू की कंपाइलेशंस है हदीसों की वो बताती हैं कि ये पीरियड फिक्स किया जा सकता है 1 से 3 साल का फार्म प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए. The later jurists who expanded the application of salam reduced the period to 15 days, some even to 1 day, which as they argued was the minimum period necessary for the transport of a commodity from one market to the other. ये जो बाद वाले jurists हैं इन्होंने इसको जब सलम की एप्लीकेशन को एक्सपैंड किया, इन्होंने टाइम पीरियड को डिक्रीज करके 15 डेज कर दिया
और उसके बाद तो इसको एक दिन पे भी कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक ट्रांसपोर्ट होने में एक दिन लगता है. Some jurists believed in precise fixation of the date on which delivery was to be made. कुछ jurists यकीन रखते थे एक precise fixation of date पर और जिस पे डिलीवरी हो जानी चाहिए. While some others approved of a rough date but a definite period or occasion of delivery, for example on harvest. जबकि कुछ अप्रूव करते हैं कोई रफ सी डेट, या आप उसको कोई डेफिनेट पीरियड दे सकते हैं, या किसी ओकेजन के ऊपर कह सकते हैं कि डिलीवरी हो जाएगी, जैसे कहेंगे जब हार्वेस्ट सीजन आएगा तो मिल जाएगा. कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स recommend that the due date and place of delivery must be known. दौरे हाजिर के जो स्कॉलर्स हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं कि ड्यू डेट किस तारीख को डिलीवरी होनी है और जो प्लेस ऑफ डिलीवरी है उसका पता होना चाहिए. द पीरियड कुड बी एनीथिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ नंबर ऑफ ईयर्स. पीरियड कुछ भी हो सकता है, थोड़े से दिनों से लेकर सालों तक. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी इन्वॉल्व्ड. डिपेंड करेगा कि किस नेचर की इन्वेंट्री इन्वॉल्व्ड है. Delivery can also be made in different consignments or installments if mutually agreed. Delivery of commodity जो है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही दफ़ा हो, वो नंबर ऑफ कंसाइनमेंट्स में भी या इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं. Before delivery, goods will remain at the risk of the seller. डिलीवरी से पहले goods सेलर के रिस्क पर मौजूद रहेंगी. Delivery of goods can be physical or constructive. ये जो commodity की डिलीवरी है ये फिजिकल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. After delivery, risk will be transferred to the purchaser. डिलीवरी के बाद रिस्क परचेजर पर ट्रांसफर हो जाता है. Transferring of risk and authority of use and utilization or consumption are the basic ingredients of constructive possession. ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क है या अथॉरिटी है उसके इस्तेमाल की और उसकी कंजम्पशन की, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का. इफ अ प्लेस ऑफ डिलीवरी इज नॉट स्टिपुलेटेड एट द टाइम ऑफ द सलम एग्रीमेंट, अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी एग्री नहीं हुई सलम के एग्रीमेंट के वक्त, द प्लेस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड विल बी, वो जगह जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ वो वुड बी रिगार्डेड एज द प्लेस, उसको प्लेस कंसिडर किया जाएगा वेयर द गुड्स विल बी डिलीवर्ड, जहां पे चीजों को डिलीवर किया जाएगा. द पार्टीज कैन ऑल्सो म्यूचुअली डिसाइड अबाउट द प्लेस. पार्टीज मिलकर भी प्लेस को डिसाइड कर सकती हैं, कीपिंग इन माइंड द कस्टमरी प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज खियार ऑप्शन इन सलम. The jurists disallow the operation of the Islamic law of option. Jurists इजाज़त नहीं देते इस्लामिक लॉ में ऑप्शन को या खियार को in the case of बै सलम के केस में, because this disturbs or delays the seller's right of ownership over the price of the goods. चूंकि ये डिस्टर्ब करता है या डिले कर देता है सेलर के राइट को ओनरशिप में और उसकी प्राइस में. The purchaser also does not have the option of seeing खियार अल रॉयत. परचेजर के पास ऑप्शन नहीं होता उसको देखने का, which is available in the case of normal sales, जो कि normal sales में available होता है. However, after taking delivery, the purchaser has the option of defect. लेकिन डिलीवरी के बाद परचेजर के पास ऑप्शन ऑफ डिफेक्ट मौजूद है, खियार अल ऐब, एंड द ऑप्शन ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी, और ऑप्शन है अपनी स्पेसिफाइड क्वालिटी को इंश्योर करने का. दिस मीन्स दैट इफ द कमोडिटी इज डिफेक्टिव और इट डज नॉट हैव द क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन एज एग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द परचेजर कैन रीजाइन द सेल. इसका मतलब है कि कमोडिटी अगर डिफेक्टिव है और उस क्वालिटी या स्पेसिफिकेशन को फुलफिल नहीं करती जो एग्री हुई थी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, परचेजर सेल को रिजाइन कर सकता है. But in that case, only the paid amount of price can be recovered without any increase. लेकिन इस केस के अंदर सिर्फ पेड अमाउंट रिकवर होगी किसी भी इंक्रीज के बगैर. नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडिंग और रिवोकिंग द सलम कॉन्ट्रैक्ट.
सलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दीली या इसको रिवोक करना। इन सलम अ सेलर इज बाउंड टू डिलीवर द गुड्स एज स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट। सलम के अंदर सेलर बाउंड है वो चीजें डिलीवर करने का जो एग्रीमेंट के अंदर उसने एग्री की। Similarly, the buyer has no right to unilaterally change the conditions of the contract in respect of the quality or quantity or the period of delivery of the contracted goods after payment is made to the seller. इसी तरीके से बायर के पास भी कोई राइट नहीं है कि वो अपने तौर पर कंडीशंस को चेंज करे कॉन्ट्रैक्ट की क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, पीरियड ऑफ डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में या पेमेंट जो सेलर को करनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में, और जब पेमेंट हो जाती है। Both parties, however, have the right to re-sign the contract with mutual consent in full or in part. जबकि दोनों पार्टीज के पास ये राइट है कि वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ पूरा या उसका कुछ हिस्सा जो है वो रिजाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। द बायर विल thus have a right to get back the amount advanced by him. बायर के पास फिर राइट होगा कि वो जो अमाउंट दी उसने वो उसको वापस ले सकता है, बट नॉट मोर और लेस देन इट, लेकिन उससे ज्यादा या इससे कम नहीं, क्योंकि जो ज्यादा या लेस अमाउंट होगी वो ऑफ कोर्स रिबा के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी। द सेलर मे ऑफन बी विलिंग टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स इज हायर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सेलर तो हमेशा चाहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करे अगर मार्केट प्राइस जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स की प्राइस से ज्यादा हो गई है जब वो टाइम ऑफ डिलीवरी आता है, than what the bank has paid to him, जो उसने उसको दिया था। Similarly, the bank may be inclined to withdraw from the purchase if the price of the contracted item goes down at the time of delivery. इसी तरह बैंक भी चाहेगा कि अगर प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं उसकी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइसेज जो उसने पे की थी तो वो भी चाहेगा कि वो उससे रिजाइन कर ले। It is therefore advisable to make bay salam between a bank and a supplier an irrevocable contract. इसलिए ये एडवाइजेबल है कि जो बे सलम है बैंक और सप्लायर के दरमियान इसको इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर इख्तियार किया जाना चाहिए। द ओनली एक्सेप्शन में बी द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट और देयर बिकमिंग। सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि अगर मार्केट में से उसकी चीज़ों की कंप्लीट एब्सेंस है एंड और देयर बिकमिंग इनएक्सेसिबल टू द सेलर जस्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर उनकी कंप्लीट एब्सेंस है और वो इनएक्सेसिबल हैं सेलर से डिलीवरी के वक्त, ओनली इन दिस सिचुएशन मे द सेलर बी अलाउड टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इस सिचुएशन में सेलर को इजाजत दी जा सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करे, प्रोवाइडेड द बैंक रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डिलीवरी। अगर बैंक रिफ्यूज कर देता है पीरियड को एक्सटेंड करने से until the next supply season. In the case of revocation of the contract, the bank will charge exactly the same amount that it had paid. अगर कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है तो बैंक उतनी ही अमाउंट चार्ज करेगा जितनी इसने पे की थी। इफ द सेलर सप्लाइज द गुड्स बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर सेलर ने चीजों को सप्लाई कर दिया स्टिपुलेटेड टाइम से पहले, जनरली द ज्यूरर्स डू नॉट बाइंड द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ इट। जनरली ज्यूरर्स जो है इसको बाइंड नहीं करते कि बायर इसकी पोजेशन भी ले। दोज हु रिलैक्स द रूल सब्जेक्टेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द बायर, जो इसको रिलैक्स करते हैं रूल को वो डिपेंड करता है बायर के इंटरेस्ट के ऊपर। द बायर कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स ओनली इफ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशंस। बायर सिर्फ गुड्स को रिफ्यूज कर सकता है अगर वो स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है। एनी चेंज इन प्राइसेस वुड अलाउ नीदर द सेलर नॉर द बायर टू रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और टू रिफ्यूज टू गिव और टेक डिलीवरी। अगर सिर्फ प्राइसेस के अंदर मार्केट में चेंज आ रहा है तो ये दोनों में से किसी को भी इजाजत नहीं देती कि वो इसको कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करें। Hence, according to the majority of jurists, salam is considered a non-revocable sale except with free mutual consent. इसलिए according to majority of jurists, salam जो है इसको कंसिडर किया जाता है एक नॉन रिवोकेबल सेल एक्सेप्ट विद फ्री म्यूचुअल कॉन्सेंट। अगर दोनों फ्री म्यूचुअल कॉन्सेंट के तहत उसको रिवोक करें तो और बात है, अदरवाइज इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। ज्यूरस अलाउ द परचेजर टू टेक एनी गुड्स इन प्लेस ऑफ द एग्रीड गुड्स। ज्यूरस अलाउ करते हैं परचेजर को कि वो कोई भी गुड्स ले सकता है इन प्लेस ऑफ एग्रीड गुड्स आफ्टर द ड्यू डेट फॉल्स, अगर ड्यू डेट गुजर जाती है, प्रोवाइडेड
बोथ पार्टीज एग्री, अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाती हैं, एंड द न्यू आइटम इज ऑफ अ डिफरेंट जीनस फ्रॉम द ओरिजिनल कमोडिटी, और अगर नई आइटम जो है वो डिफरेंट जीनस की है ओरिजिनल कमोडिटी से, एंड इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सेम जेनाइटी, तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ उसको चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस. The seller can undertake in the Salam agreement that in the case of late delivery of Salam goods, he shall pay into the charity account maintained by the bank an amount which will be given to the charity on behalf of the client. Seller undertake करेगा Salam agreement के अंदर कि अगर वो late delivery देता है Salam goods की, तो वो चैरिटी अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराएगा, लेट फी जमा कराएगा, जो कि पहले से चैरिटी अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट बैंक उसको बता देता है. This undertaking is in fact a sort of self-imposed penalty to keep oneself away from default. ये undertaking एक किस्म की self-imposed penalty होती है जो कि एक को default करने से बचाती है. Clause 5/6 of the AAOIFI's Salam standard says, it is not permitted to stipulate a penalty clause in respect of delay in the delivery of the Muslim fihi Salam commodity. This implies that any such penalty cannot become part of the banker's income. जिसका मतलब है कि अगर कोई पेनल्टी चार्ज होती है तो बैंकर की इनकम का हिस्सा नहीं बन सकती. पेनल्टी कैन बी एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड विलफुल डिफॉल्ट. पेनल्टी लगाई जा सकती है ताकि विलफुल डिफॉल्ट को अवॉइड किया जा सके. इफ द सेलर फेल्स टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, अगर सेलर फेल हो जाता है ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए अपनी इंसॉल्वेंसी की वजह से, ही शुड बी ग्रांटेड एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर डिलीवरी. तो उसको वक्त मिलना चाहिए, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में जाकर इसकी डिलीवरी कर सके. तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं. आज के लेक्चर में हम लोगों ने सलम के बारे में देखा कि सलम क्या होता है. सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की. सलम के इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोगों ने सलम के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कौन कौन से डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन आइटम्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया. और फिर ऑफ कोर्स किन किन चीज़ों की इजाज़त नहीं है उसके ऊपर भी हम लोगों ने ज़रा डिटेल के अंदर बात की. उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय भी किया होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.